हाँ किसकी, ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल लिखिए फिर। नेक्स्ट रूल लिखिए। some nouns are always used, some nouns are always used, some nouns are always used as it is, as it is. Either we use them, either we use them, either we use them as a singular subject, as a singular subject, or a plural subject, or a plural subject, और अ प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, हो गया यहाँ तक। कॉमा करके आगे ऐड कर देना, इट डिपेंड्स ऑन द नाउन। यस कमिंग, आगे लिख देना इट डिपेंड्स ऑन द नाउन, इट डिपेंड्स ऑन द नाउन। तो किस पर डिपेंड करेगा, ये नाउन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि हम उसे कैसे यूज करें। इट डिपेंड्स ऑन द नाउन। हो गया यहाँ तक सभी का, ठीक है। तो देखिए भाई, जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे लिखा फिश, ठीक है, या फिर सीप, या फिर डीर, तो देखो इनकी स्पेलिंग में हम कभी भी चेंजेस नहीं करेंगे। अगर हम एक की बात करेंगे तो भी ठीक है, और एक से ज्यादा की बात करेंगे तो भी ठीक है, एज इट इज रहेंगे, जैसे हैं वैसे वैसे रहेंगे। ये वर्ब हमें बताएगी कि कब मैं इसे सिंगुलर में बात कर रहा हूँ, कब मैं प्लूरल में बात कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने आप लिखा फिश लिव्स इन द वाटर, फिश लिव्स इन द वाटर, ठीक है, या फिर फिशेस, या ऐसा होगा क्या, फिशेस लिव इन द वाटर, या फिर फिश लिव इन द वाटर। तो बताओ जरा कौन सा सही कौन सा गलत। फर्स्ट वाला सही है, चलो ठीक है सही है। सेकंड वाला रॉन्ग है, थर्ड वाला सही है। मतलब यहाँ पे मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, एज ए सिंगुलर। ठीक है, मतलब मैंने ये बोला कि जो मछलियां कहाँ रहती है, फिश कहाँ रहती है, पानी में, मतलब एक फिश की बात करूंगा। नीचे वाले सेंटेंस में क्या बोला मैंने, कि मछलियां पानी में रहती हैं। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, फिश लिव इन द वाटर। तो मतलब मैं ऐसे कैसे यूज कर रहा हूँ, एज अ प्लूरल सब्जेक्ट मैं इसे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे यूज कर रहा था मैं एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो वर्ब में एसीएस लगा दिया प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और जब मैंने प्लूरल की तरह यूज किया तो देखो वर्ब में एसीएस नहीं लगाया। तो आई बात समझ में। तो ये कुछ ऐसे नाउन है, ये चाहे आप सिंगुलर में यूज करो चाहे प्लूरल में यूज करो, एक जैसे होते हैं, इनमें कोई भी चेंजेस हम लोग नहीं करेंगे। तो बोलो क्लियर है सभी को, नोट कर लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सभी का।
ठीक है। चलो ठीक, तो अरेंज कर दें इसको। ठीक, अभी देखो, अगर मान लो कोई भी कंपाउंड नाउन है या फिर कोई भी दो नाउन है, अगर मैं उसको किसी प्रपोजिशन से ऐड करता हूं तो वहां पर क्या यूज करेंगे? तो किस तरीके से यूज करना पड़ेगा नाउन को? तो लिखिए, रूल लिखो, नेक्स्ट रूल। यस, कम इन। आज आप लोग लेट हो गए, मैं जल्दी आ गया। आप लोग लेट हो, मैं तो जल्दी नहीं, मैं तो टाइम से ही आया। तो रूल बोला, नेक्स्ट रूल लिखिए। when two nouns are when two nouns are when two nouns are used to denote progressive increasement or progressive increasement or decreasement progressive increasement or decreasement प्रोग्रेसिव लिख लो, या नहीं लिखा होगा आपके पास? प्रोग्रेसिव इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट, प्रोग्रेसिव इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट। हो गया यहाँ तक सभी का? एंड 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 प्रपोजिशन इज यूज्ड एंड प्रपोजिशन is used and preposition is used between these nouns and preposition is used between these nouns। हो गया तक सभी का? प्रपोजिशन इज रिटन बिटवीन दीज नाउन्स, कॉमा करके आगे लिख देना, should be written in singular form should be written in singular form should be written in singular form should be written in singular form। ठीक है, तो इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे? सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, वो कैसे देखते हैं जरा। जैसे अगर मैं यहां पर लिखता हूं, जैसे मैंने आप लिखा, द weather is becoming hot days after days। एक सेकंड, इसको पूरा मिटाइए। द वेदर इज becoming hot days after days। since ये चलो इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में लिखा मैंने नो एरर, तो इसमें कहां पर एरर है ये आपको बताना। ये हो गया पार्ट डी। सो बताओ कहां प्रॉब्लम है इसमें? तो हमने बोला द वेदर, ये हो गया पार्ट ए, बिकमिंग हॉट बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी। तो फिर क्या करें? एग्जैक्टली तो यहाँ पे इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा क्या करोगे आप? डे बाय डे करोगे, डेज बाय डेज नहीं होता। ठीक है, तो दोनों नाउन कैसे होने चाहिए? दोनों के दोनों नाउन आपके सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। बोलो क्लियर है? और एक और एग्जांपल देखो, आई हैव read this book I have read this book pages after pages। ठीक है, लास्ट में लिख दी मैं नो एरर। तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये हो गया पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी।
तो आपको पता है यहाँ पे पेज, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होता, क्या होता है, पेज आफ्टर पेज होता है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, एस को आप रिमूव करते चलो, ठीक है, एस को रिमूव कर दोगे तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। मतलब जब भी ऐसा कोई प्रपोजिशन आएगा दो नाउन के बीच में, तो वो दोनों नाउन्स कैसे होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। अगर वो सिंगुलर नहीं है समझ लेना वही एरर होगा, ठीक है। दोनों सेम होने चाहिए। हो गया सभी का, तो फिर आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट टूल लिखिए। अच्छा, अब देखो, जैसे कई बार हमारे पास जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं, अगर मुझे किसी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना हो तो फिर क्या करेंगे हम, कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए क्या प्रॉपर्टी है, चलो देखो भाई। जैसे मान लो मैंने आप लिखा गर्ल्स स्टूडेंट, तो ये कंपाउंड नाउन है कि नहीं, तो क्या ये सही है, तो क्या होना चाहिए, गर्ल स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर एक से ज्यादा हुई तो फिर क्या करेंगे, स्टूडेंट्स में एस लगाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल लिखो, टू मेक प्लूरल ऑफ एनी कंपाउंड नाउन, 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 एस ई एस आई एस, क्या करेंगे, एस ई एस आई एस, एस ई एस आई एस इज एडेड, एस ई एस आई एस इज एडेड, added with the last noun, SESIS is added with the last noun as per the need, ठीक है। as per the need मतलब जिसकी जरूरत हुई उसको लगाएंगे, सिंपल। फिर से बोल रहा हूँ, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, लिखो। मैंने ये बोला टू मेक प्लूरल ऑफ एनी कंपाउंड नाउन, यहां तक हो गया सभी का। टू मेक प्लूरल ऑफ एनी कंपाउंड नाउन, SESIES is added, SESIS is added with the last noun, with the last noun, ठीक है। SESIS is added with the last noun, हो गया तक सभी का। तो जो लास्ट में नाउन आएगा उसी के साथ आपको ऐड करना है। आगे ये भी लिखा था एज पर द नीड, मतलब जिसकी हमें जरूरत होगी उसको लगाएंगे। जहां एस चाहिए वहां एस लगाएंगे, जहां आई एस चाहिए वहां आई एस लगाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने आप लिखा ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट हैव completed their होमवर्क। तो बताओ जरा इसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ, तो वो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेगा, कुछ इसी तरीके से करेगा। ये हो गया पार्ट ए, पार्ट बी, ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा पार्ट सी। तो आपको पता है अभी तो कि यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से एस हटाएंगे और यहाँ स्टूडेंट के साथ एस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होना चाहिए गर्ल स्टूडेंट्स, तो जो सेकंड वाला जो नाउन होगा उसे प्लूरल बनाया जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखो, बॉयज प्लेयर्स आर गोइंग टू
पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है लास्ट में मैंने नो है, तो बताओ जरा प्रॉब्लम कहाँ पर है। बी और सी, तो सिंपल सी बात है बॉय प्लेयर्स। ठीक है, तो यहाँ क्या बॉयज प्लेयर्स नहीं आएगा, क्या बॉय प्लेयर्स। तो जो सेकंड वाला नाउन बनेगा उसको आप प्लूरल बनाओगे। ठीक है, अपने मन से हर कुछ नहीं करोगे। हो गया, इसमें किसी कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो कितने रूल्स हो गए टोटल। सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हमने इसमें कवर कर लिए। कलेक्टिव नाउन का मैंने बता ही दिया था आपको। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छी बताओ, मैंने आपको जेंडर बताया, पर्सोनिफिकेशन नहीं बताया, अभी बताते हैं जेंडर। हो गया, बता दूं उसको। हाँ हाँ, तो बोल दिया करो क्या एनर्जी सेविंग मोड पे हो। हाँ, चलो अच्छा, आगे अपन बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की, कि पर्सोनिफिकेशन के साथ क्या प्रॉपर्टी। देखो जरा ध्यान से सभी लोग, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन एक्चुअल में है क्या, मतलब इसी को हम किस नाम से जानेंगे, जेंडर। तो जेंडर का हो पर्सोनिफिकेशन का हो एक ही बात है। ठीक है, समझते हैं अपन लोग इसको कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। पर्सोनिफिकेशन मतलब जेंडर, इसके बारे में लिखो, होता क्या है। पर्सोनिफिकेशन बोले इसके बारे में, लिखिए इट टेल्स अबाउट, इट टेल्स अबाउट जेंडर ऑफ अ नाउन, इट टेल्स अबाउट जेंडर ऑफ अ नाउन। ठीक है, तो मतलब ये कैसे बताएगा, बोलो किसी भी नाउन के जेंडर को बताएगा, तो उससे क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो देखते हैं, तो कितने टाइप के होते हैं जेंडर जानते हो। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जेंडर, 4 टाइप्स होते हैं जेंडर के। कितने होते हैं, 4। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। हाँ तो देखो, मैस्कुलाइन, फिर फेमिनाइन, फिर कॉमन, नेक्स्ट नेक्स्ट होता है आपका न्यूटर जेंडर। ठीक है, कॉमन जेंडर, फिर फेमिनाइन जेंडर, नेक्स्ट हमारे पास होता है मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, तो कितने टाइप के होते हैं, 4 जेंडर होते हैं हमारे पास। ठीक, इनको नोट करो सभी लोग। न्यूटर जेंडर, NEUTER। तो देखो NEUTER, सो न्यूटर जेंडर। ठीक है, तो बताते हैं इसके बारे में सबसे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे सबको। हो गया यहाँ तक सभी का। तो चलिए हेडिंग लिखिए मैस्कुलाइन जेंडर, हेडिंग लिखना है आपको मैस्कुलाइन जेंडर। तो मैस्कुलाइन जेंडर के साथ क्या प्रॉपर्टी, इसको समझते हैं। हाँ लिखते जाओ सभी लोग, लिखते जाओ, बोले लिखिए मैस्कुलाइन जेंडर के बारे में। इट डिनोट्स मेल एनिमल, इट डिनोट्स मेल एनिमल, तो किसको डिनोट करेगा बताओ, इट डिनोट्स मेल एनिमल। तो जब भी मेल एनिमल की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, मैस्कुलाइन जेंडर होगा। लाइक कैसे, कुछ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अगर मैंने आप लिखा
मैन, बॉय, किंग, एक्टर, लाइन, स्टेट्समैन, ईटीसी। ठीक है, तो क्या हो गया, और भी लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है, और भी हो सकते हैं, ईटीसी लिखा है ना, सब हो सकते हैं। तो मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसी न किसी मेल एनिमल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही, तो जो लिविंग बीइंग है उनको समझने में प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। ठीक है, तो इन सबको लिखो एग्जाम्पल में कि अगर मैं किसी भी मैन की बात करता हूँ, बॉय की बात करता हूँ, किंग, एक्टर, लॉइन, स्टेट्समैन, एक्ट्रेस नहीं आएगा, एक्टर आएगा। ठीक है, तो आइए समझ में। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फिर मैस्कुलाइन जेंडर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर सभी को हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखते हैं एक एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्या है जरा देखते हैं। एक्सेप्शन, सो बोले एक्सेप्शन क्या है, देखिए, it is also used, it is also used with, it is also used with some natural entities, it is also used, it is, फिर से बोल रहा हूँ, it is also used with, it is also used with with, ये समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को, with के साथ। ठीक है, it is also used with some natural entities, natural बोर्ड पर देखो, some natural entities and some non-living objects, some non-living objects which possess following qualities, which possess following qualities, जिनमें ये विशेषताएं होती हैं, which possess following qualities। तो वो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, which possess following क्वालिटीज, तो जिनमें ये क्वालिटीज होती हैं। तो कौन कौन सी क्वालिटीज होंगी बताते हैं जरा। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रेवनेस, क्या है, फर्स्टली हमारे पास है ब्रेवनेस, ब्रेवनेस हो गया, और बताओ, हाँ, डिटर्मिनेशन हो गया, और बताओ, क्रूअल्टी हो गया, हाँ, एंगर भी हो जाएगा, वायलेंस भी हो गया, और एंगर। ठीक है, अगर ये क्वालिटीज किसी भी नाउन में है और उसे हम किसी इंसान की तरह पोर्ट्रेट कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, किसी इंसान की तरह पोर्ट्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये उसके साथ जेंडर भी कौन सा चाहिए, उसके साथ जेंडर भी इंसानों वाला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इनमें से कोई सी क्वालिटी है तो मतलब फिर जेंडर कौन सा आएगा, मैस्कुलाइन आएगा। जैसे, हाँ एग्जाम्पल तो दूंगा ही दूंगा, अभी तो बता रहा था। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए कोई एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा, वी शुड बी लाइक अ माउंटेन, mountain as faces all the problems, all the problems and obstacles, all the problems and obstacles without moving a bit। ठीक है, तो बताओ जरा, ये जो सेंटेंस है लास्ट में मैंने क्या लिखा, नो एरर। ठीक है, और ये कर दिया मैंने डी। तो बताना ये इसमें प्रॉब्लम कहां पर है, या सब कुछ सही है, ये हो गया पार्ट ए, पार्ट बी, ये हो गया पार्ट सी, कोई एरर है, ये सब कुछ सही है, सही है पूरा सेंटेंस। ठीक है, मतलब हम जो माउंटेन है उसे किसी इंसान से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है,
तो जब इंसान से कंपेयर कर रहे हैं तो मतलब ऑब्वियसली बात है ये प्रॉब्लम फेस करना किसका काम है? इंसानों का, माउंटेन का नहीं, है ना। माउंटेन को कौन सी परेशानी आती है? हाँ, वो तो अपनी जगह पे है कि नहीं, बट आप उसकी तुलना तो कर रहे हो ना, कंपैरिजन तो कर रहे हो ना, किससे? इंसान का कंपैरिजन कर रहे हो उससे, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, उसके साथ जेंडर भी कौन सा लगाना पड़ेगा, इंसानों वाला हमें वहां पे जेंडर यूज करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? एक और एग्जांपल देखो, वजह से मैंने आप लिखा द सन डज all his duties. The son does all his duties without having any leave. लास्ट में दी मैंने नो एरर, ये हो गया डी। तो बताओ जरा इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये हो गया पार्ट ए, पार्ट बी, और ये हो जाएगा पार्ट सी। अब देखो जरा, यहां पर मैंने क्या लिखा है, हिज। अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता इट्स, तो बोलो सेंटेंस रॉन्ग होता कि नहीं होता? सेंटेंस रॉन्ग होता। रीजन क्या है? रीजन ये है, अभी बताओ ड्यूटी करना किसका काम है? इंसानों का। अभी बताओ वो छुट्टी लेना किसका काम? इंसानों का। क्या सन कभी छुट्टी लेता है? उसको सैलरी मिलती है काम करने की? हाँ, नहीं मिलती ना। तो जो सन है वो तो एक नेचुरल एंटिटी है, प्राकृतिक वस्तु है, ठीक है। वो जब एक नेचुरल एंटिटी है, लेकिन मैं उसे सेंटेंस में अगर किसी पर्सन की तरह पोर्ट्रेट कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली बात है उसको पर्सन की तरह अगर मैं ट्रीट कर रहा हूं, तो जेंडर भी मुझे उसके साथ पर्सन वाला ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। भाई जैसे मान लो कि आपको सन के साथ एक सिंपैथी हो जाए कि यार कितना परेशान है यार, सुबह निकलता है, हर दिन आता है ना। तो आप उसे पोर्ट्रेट कैसे कर रहे हो? फीलिंग्स का, इमोशंस डाल दिया आपने उसमें। अब जब इमोशंस डाल दिए तो भाई जेंडर भी तो इंसान वाला आ जाएगा, सीधी सी बात है। इस वजह से क्या किया वहां पे, हिज लगा दिया। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? अरे बोलो ना, नहीं आया? ठीक है, फिर से सुनो, आसान भाषा में समझो। तो ऐसा है, जैसे जो कोई भी राइटर्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, अब वो क्या करते हैं, करते तो किसी पर्सन के रेफरेंस में बात, ठीक है, लेकिन यूज किसका करते हैं? मेटाफोर, है ना। तो इसी वे में मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो अगर मेटाफोरिकल वे में अगर आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग को यूज करते हो, इसका मतलब है कि वो वहां पर नॉन लिविंग नहीं है, नाम बस उसका नॉन लिविंग का है, बट यूज कैसे कर रहे हो? किसी पर्सन के रेफरेंस में यूज हो रहा है, ठीक है। तो जब किसी पर्सन के रेफरेंस में किसी नॉन लिविंग थिंग को यूज करेंगे, तो इस वजह से ऐसा होगा, ठीक है। अब ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें किसी का नाम ना लिखना पड़े, अपना काम हो जाए, ठीक है। और जिसको बोलते हैं उसको तो समझ में आ ही जाता है, रीजन ये, ठीक है। तो अभी क्लियर हुआ? नोट कर लो इसको। नहीं, अगर इट्स होगा तो गलत होगा। एग्जैक्टली हाँ, वही बात हो रही है, और इसी वजह से हम लोग ये पढ़ रहे हैं, और क्या है। अगर वो सब नहीं होता तो ये सब भी नहीं होता, ठीक है। क्या होगा, छूट गया क्या? ठीक है, उसको कवर कर लेना, क्योंकि सारे रूल से इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। तो बताओ इसको मिटा दें? नोट कर लो सभी लोग जिस जिसका छूटा होगी। अभी बस लिखते जाओ, और क्या, भले ही एक फेयर कॉपी अलग से बना लेना, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी लेकिन याद जल्दी हो जाएगा फिर, है ना? ये तो यहीं बैठ के आप लोग पेंटिंग करने लगते हो, फिर उसमें दिक्कत होती है ना। ओके, तो आगे बढ़े फिर। देखते हैं।
नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखो फेमिनाइन जेंडर। नेक्स्ट आपको लिखना है फेमिनाइन जेंडर। तो फेमिनाइन जेंडर के साथ क्या प्रॉपर्टी इसको समझते हैं। फेमिनाइन जेंडर लिखिए। अब ये क्या होता है, तो इसमें लिखो इट डिनोट्स फीमेल एनिमल। इट डिनोट्स फीमेल एनिमल, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये फीमेल एनिमल को रिप्रेजेंट करेगा। लाइक जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे लिखा विमन, ठीक है, गर्ल, क्वीन, ठीक है, एक्ट्रेस, ठीक है, ईटीसी कर सकते हो आगे। और भी लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो, स्टेट्स विमेन, ठीक है, स्टेट्स विमेन यूज कर सकते हो आप, ईटीसी। बोलो आ रही बात समझ में। पॉलिटिशियन, राजनेता उनको बोलते हैं, ठीक है, तो उनको पॉलिटिशियन भी कह सकते हो आप, स्टेट्समैन भी कह सकते हो, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई यहाँ तक की बात, ठीक है। उसके बाद में इसमें भी एक एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन को लिखो जरा। एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन की बात करते हैं। अब एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन में लिखिए इट इज ऑल्सो यूज्ड, इट इज ऑल्सो यूज्ड विथ, इट इज ऑल्सो यूज्ड विथ some natural entities and non-living things, some natural entities and some non-living things, some non-living things। हो गया तक सभी का। which purchase, फिर से बोल रहा हूं, it is also used with some natural entities and non-living things। यहां तक हो गया सभी का। आगे लिखना है which purchase following qualities, which purchase following qualities, which purchase following qualities, ठीक है, समझ गए ना, जिनमें ये विशेषताएं होती हैं, which purchase following qualities। तो कौन कौन सी क्वालिटीज होंगी, चलिए देखिए। तो सबसे पहले अगर मैं आप लिखता हूं क्या, ब्यूटी, तो ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। नेक्स्ट मर्सी, दया, ये भी जानते ही हो, ठीक। नेक्स्ट ग्रेसफुलनेस, हालांकि ऐसा नहीं कि लड़कों में दया नहीं होती, उनमें भी होती है। ग्रेसफुलनेस, उदारता, ठीक है, हाँ, अच्छा ज्यादा होती है, लेकिन मानता कौन, सेक्रीफाइस, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब ये तो गलत बात है, ऐसे थोड़ी ना लड़के सेक्रीफाइस नहीं करते। क्या हो गया, मदरहुड। अगर ये विशेषताएं किसी भी नाउन में है तो उसे हम कैसे कंसीडर करेंगे, फेमिनाइन। और अगर मैं उसे इंसानों की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो उस कंडीशन में जेंडर भी कौन सा आएगा, फेमिनाइन वाला आएगा, ठीक है। जैसे चलो एक सेंटेंस लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, उस सेंटेंस में आप देखोगे तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक। सो सेंटेंस बताएं, देखो जैसे मैंने आप लिखा, इंडिया इज known for its, India is known for its unity in diversity despite being a country with a large population, with a large population, लार्ज पॉपुलेशन। ये जो सेंटेंस है इसमें बताओ क्या प्रॉब्लम है या फिर सब कुछ सही है।
बोलो कहाँ दिक्कत है। ये हो गया पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो इट्स अटैक क्या लगाना पड़ेगा, हर लगाना पड़ेगा। वाई सो, बिकॉज वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, वी कंसीडर इंडिया लाइक अ मदर। तो कैसे कंसीडर करते हैं, लाइक मदर। और मदर की तरह कंसीडर करोगे तो जेंडर कौन सा लगाना पड़ेगा, फेमिनाइन जेंडर लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। ये जो आर्टिकल है ये मैगजीन में छपा हुआ आर्टिकल है, उसमें से ही मैंने यहाँ पे लिखे एग्जाम्पल, ठीक है। तो मतलब वहां पे क्या यूज किया था, हर यूज किया था। रीजन, रीजन ये कि बिकॉज इंडिया इज कंसीडर्ड लाइक अ मदर। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही। हाँ, तो वहां की आइडियोलॉजी के हिसाब से यूज करेंगे। आइडियोलॉजी भी तो कोई चीज होती है, जैसे हम इंडियंस की आइडियोलॉजी क्या है, लाइक मदर यूज करते हैं, ठीक है। अगर दूसरी कंट्री है तो उसमें इट लगा देते हैं, सिंपल वैसा है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा स्प्रिंग ब्रिंग्स, स्प्रिंग ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ joy and happiness, lots of joy and happiness which क्या करेंगे, himself या कुछ और आएगा, himself, नो एरर डी। तो कहाँ एरर लगाओगे आप, अरे पीछे वालों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो आ रहा है, ठीक है। ये हो गया पार्ट बी। फिर हम इधर देखते हैं पार्ट सी। तो कहाँ एरर है, एग्जैक्टली हिमसेल्फ नहीं आया, क्या आएगा, हर सेल्फ आएगा। रीजन बताओ, एग्जैक्टली क्योंकि जो देखो, अब मौसम कोई सा भी हो, चाहे वो स्प्रिंग का हो, विंटर हो, रेनी सीजन हो, समर हो, ये सारे फेमिनाइन में कंसीडर होते हैं। ध्यान रखना कैसे होंगे, सबके सब फेमिनाइन में कंसीडर करेंगे। लेट्स ट्राई, बोलो क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने आप लिखा द मून हैज हिडन हिडन herself behind the cloud, behind the cloud। लास्ट में लिखा मैंने नो एरर, ये हो गया डी। तो बताना ये क्या प्रॉब्लम, इसमें सब कुछ सही है या कुछ प्रॉब्लम है। ये हो गया पार्ट बी और ये पार्ट सी। सो बताओ क्या प्रॉब्लम इसमें, या फिर नो एरर है। हाँ पीछे बताओ क्या आएगा, एरर नहीं है इधर। अच्छा चंदा मामा होता है, हाँ। सो हिमसेल्फ आना चाहिए, आइडियोलॉजी, बिल्कुल सही बात। तो आइडियोलॉजी के हिसाब से क्या आना चाहिए, हिमसेल्फ आना चाहिए, क्योंकि ये मामा होते हैं, ठीक है? जबकि ऐसा नहीं है, इंग्लिश में ये मामी होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इंग्लिश में क्या है, फेमिनाइन ही कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग। समझ गए, इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं, दिस इज अ ब्रिटिश लैंग्वेज। तो आइडियोलॉजी भी ब्रिटिश वाली फॉलो है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे क्या बोला, और दूसरा रीजन भी सुनो। दूसरा रीजन ये है कि ये जो मून है, दिस इज द बिगेस्ट सिंबल ऑफ ब्यूटी। बताओ है कि नहीं, आपको नहीं पता क्या, ठीक है। बॉलीवुड के इतने सारे गाने बने, सुने नहीं क्या, ये चांद सा रोशन चेहरा सुना है, क्यों, वो ऐसा क्यों नहीं बोलते सूरज जैसा, हाँ। तो रीजन, रीजन क्या समझ रहे हो,
बिकॉज ऑफ द ब्यूटी। ठीक है, तो जब भी ब्यूटी की बात होगी तो ब्यूटी का सिंबल है, इस वजह से यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हरसेल्फ लगाना पड़ेगा। और एक और रीजन इसका, अब इसका जो वैलिड रीजन है, वैलिड रीजन ये है कि मून इज कंसिडर्ड द वाइफ ऑफ सन। ठीक है, क्या होगा, ये वाइफ ऑफ सन कंसिडर करते हैं इसको एज पर द बाइबल। ठीक है, तो ये एक रीजन है, इस वजह से क्या लगाते हैं, हर सेल्फ लगाते हैं। बोलो क्लियर है, किसी कोई प्रॉब्लम, बस लिख लो तो और क्या है। अगर समझ में नहीं आया तो बता दो और समझा देते हैं। हो गया, तो आगे बढ़े। क्या हो गया, मैसेज आ गया क्या, बता के नहीं आते हो, चलो मिटा दें इसको। तो क्लास के अंदर मोबाइल फोन यूज नहीं करेगा कोई, ठीक है, बता के आएगा तो पढ़ने जा रहे तो कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। हो गया ना तो सभी का, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या, कॉमन जेंडर, तो इसको देखते हैं जरा। तो अब ये कॉमन जेंडर क्या है, इसे कहाँ पे यूज करेंगे, तो देखिए जरा, कॉमन जेंडर की अगर हम बात करें तो एक कॉमनली यूज हो सकता है किसी के भी लिए, आइदर मेल और फीमेल, किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, जैसे कॉमन नाउन जानते हो, कॉमन नाउन बताओ कौन कौन से होते हैं, प्रीवियस क्लास में बताया था। टीचर, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, वर्कर, ये सब क्या है, ये सब के सब कॉमन नाउन। ठीक है, तो लिखो इसकी डेफिनेशन, लिखिए कॉमन जेंडर में, लिखिए, बोले। It is used with, it is used with, it is used with, it is used with a common noun, it is used with a common noun, it is used with a common noun। आई बात समझ में, कहाँ पे यूज होगा, कॉमन नाउन के साथ यूज होगा, और कॉमा करके आगे और एक्सप्लेन करना तो और लिख दो इसमें, टू डिनोट आइदर मेल और फीमेल, या आइदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, टू डिनोट आइदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, टू डिनोट आइदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। तो ये मैस्कुलाइन को भी डिनोट कर सकता है, ये फेमिनाइन को भी डिनोट कर सकता है, दोनों के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, टू डिनोट आइदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। ठीक है, वो कैसे, अच्छा कुछ कॉमन नाउन के एग्जांपल बताओ, कॉमन नाउन के एग्जांपल प्रीवियस क्लास में बताए थे, याद है सभी को, क्या होता है। ठीक है, अच्छा कॉमन नाउन क्या है बता दो, जो कॉमनली किसी के भी यूज कर सकते हैं उसे बोलते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, ऐसा कोई भी वर्ड जो कॉमनली मैं सबके लिए यूज कर सकता हूँ वो कॉमन नाउन, सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ लिखा, अब ये कॉमन जेंडर होता क्या क्या है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे यूज किया दे, ठीक है, या फिर देयर, ये यूज करते नहीं करते, या फिर देम, या फिर देयर्स, जहां जिसकी रिक्वायरमेंट होगी मैं उसे यूज करूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे all the workers have finished his work before time, तो बताओ जरा इसमें प्रॉब्लम कहां पर है, या फिर सब कुछ सही है। हाँ, तो समझ गया ना, मतलब सीख गए ना करना क्या है। तो ये हो गया पार्ट ए, फिर ये हो गया पार्ट बी, और ये हो गया पार्ट सी। मतलब प्रॉब्लम इधर है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देयर लगाना पड़ेगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ पे क्या लिखा है, वर्कर्स, तो वर्कर्स यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, तो जब यहाँ पे ये प्लूरल है तो जेंडर कौन सा आएगा, कॉमन, प्रोनाउन कौन सा आएगा, प्लूरल, जबकि हिज तो सिंगुलर प्रोनाउन है। ठीक है, और जेंडर मैस्कुलाइन है, हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए कॉमन जेंडर और प्लूरल प्रोनाउन, तो वो क्या है
देयर, तो देयर लगा दोगे तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट हैव नॉट completed their homework। ठीक है, कैटल भी इसी में जाएगा, कॉमन। हाँ, नहीं कलेक्टिव नहीं आएगा, कलेक्टिव वो न्यूट्रल में आता है। तो चलो बताओ इसमें कुछ प्रॉब्लम है या फिर सबको सही है? और जब सबको सही है तो कोई दिक्कत नहीं, नो एरर भी तो ऑप्शन है, उसको लगा दो, क्या दिक्कत? ठीक है, तो बोलो ना कि आंसर नो एरर है, तो ये भी तो आंसर है, सिंपल, ऑप्शन में दिया है मतलब वो भी एक आंसर होता है। ठीक है, तो ये बताओ मुझे कॉमन नाउन में कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ? हाँ, हिज, हाँ क्योंकि वो सिंगुलर हो गया सर, रीजन नहीं है। और जब सिंगुलर होगा तो उसे मैस्कुलाइन मानेंगे। नहीं, लेकिन बात यह है जब तक ये कंफर्म ना हो कि मेल है कि फीमेल है, अगर सिंगुलर नाउन है तो आप उसे मानोगे सिर्फ मेल। क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश जो होती है ना वो मैस्कुलाइन जेंडर बेस्ड होती है, मतलब जहां जेंडर पता ना हो वहां क्या करो, मैस्कुलाइन जेंडर लगा दो। ऐसा है, भले ही सारा काम फीमेल ने किया हो, ठीक है, लेकिन फिर भी क्रेडिट किसको देंगे? मेल को देंगे। ठीक है, तो पैट्रियार्कल इंग्लिश है पूरी की पूरी। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है। सो और कोई कंफ्यूजन? हाँ आपको क्या था, हो गया था आपका तो क्लियर? ठीक है, और किसी को कुछ? तो फिर मैं आगे मूव करूं। ठीक, अब यहाँ पे देखो कोई सा भी वर्ड आ सकता है, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट वर्कर्स ही हो, आप यहाँ एम्प्लॉयज लिख दो, आप यहाँ टीचर्स लिख दो, आप यहाँ पीपल लिख दो, चिल्ड्रन लिख दो, ये सब क्या है? कॉमन नाउन। ठीक है, तो कोई सा भी कॉमन नाउन यहाँ पर आ सकता है। और एग्जाम्पल चाहिए? समझ में आ गया? आ गया ना? ठीक है, सो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास होगा न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, तो इसको देखते हैं जरा, न्यूट्रल के साथ क्या प्रॉपर्टी है, इसको देखें। न्यूट्रल जेंडर, तो न्यूट्रल जेंडर क्या है? न्यूट्रल जेंडर, तो न्यूट्रल जेंडर क्या है बताओ जरा, इसे कहाँ पे यूज करेंगे? तो लिखो, इसके बारे में बताते हैं। न्यूट्रल जेंडर होता कौन कौन सा है इसको समझते हैं। पर जैसे ये बताओ, आप लोग यूज करते होगे ना इट, तो इट क्या है? हाँ न्यूट्रल। ठीक, जैसे जैसे मैंने आप लिखा इट हो गया, इट्स हो गया। ठीक, ये सब के सब क्या है? सोना नहीं। ठीक, ये सब होते हैं न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, तो लिखो इसके बारे में, बोले लिखो, इट इज यूज्ड विथ, इट इज यूज्ड विथ, इट इज यूज्ड विथ some non-living things, some non-living things, and it is used with some non-living things, कॉमा अगर लिखना अभी आगे, it is used with some non-living things हो गया, कॉमा करके आगे लिखो small animals, small animals, small animals। ठीक है, हो गया, and young child, and young child, and young child, young child। एक ही वर्ड कर देना, एंड विथ अ कलेक्टिव नाउन, 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 विथ अ कलेक्टिव नाउन इन जनरल, ये भी ऐड करना उसमें, और नॉट ऑलवेज, इन जनरल। ठीक है, इन जनरल हो गया, इन जनरल, किसी का छूटा तो नहीं? ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं तो आसान हो जाएगा। जैसे मान लो कोई भी सेंटेंस मैंने लिखा,
when my friend returned my book after a week, I found her cover was damaged. तो बताओ जरा, तो क्या ये सेंटेंस सही है या नहीं? गलत है। तो क्या करना पड़ेगा? तो ये हो गया पार्ट ए, ये हो गया पार्ट बी, और ये हो गया पार्ट सी। तो ये बताओ, ये मेरी बुक है, कोई इंसान है क्या? वस्तु है ना। तो वस्तु है तो उसके लिए क्या आएगा? नॉन लिविंग थिंग है कि नहीं? यहाँ पे लगाना पड़ेगा इट्स। तो क्या करना पड़ेगा? हर कवर नहीं, इट्स कवर। ठीक है, क्यों? क्योंकि बुक कैसा है? नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग हुआ तो क्या यूज करोगे आप? न्यूट्रल जेंडर यूज करना है। ठीक है, कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, द चाइल्ड वॉज बिजी विथ हिज टॉयज when I saw it। ठीक है, लास्ट में लिख दिया मैंने नो एरर डी। तो बताना ये कि इसमें प्रॉब्लम कहां पर है, या सब कुछ सही है? बताओ। तो क्या लगाएं? क्या लगाना पड़ेगा? इट्स टॉय। क्यों? रीजन ये कि चाइल्ड से कहां पता चल रहा है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? चाइल्ड तो चाइल्ड है, तो चाइल्ड को कंसीडर करते हैं लाइक अ थिंग। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट्स जेंडर, हम उसके जेंडर के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा लिखता द बॉय चाइल्ड, तो फिर वहां पर हेज होता, यहाँ पर हेम होता। अगर मैं लिखता द गर्ल चाइल्ड, तो फिर वहां पर हर होता और यहाँ पर हर होता, दोनों जगह हर होता। समझ में आई बात? अगर कहीं पे सिर्फ चाइल्ड लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसे कैसे कंसीडर करेंगे? अगर चाइल्ड अकेले लिखा है तो हम उसे नॉन लिविंग की तरह कंसीडर ही करेंगे, और जेंडर भी क्या लगाएंगे उसके साथ? इट लगाएंगे। तो बोलो, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं, क्योंकि उसमें उसका जेंडर की बात ही नहीं होती। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम करते ही नहीं, उसको लाइक अ थिंग कंसीडर करते हैं। और जब भी किसी को लाइक अ थिंग कंसीडर करेंगे तो वहां पर जेंडर आपको न्यूट्रल लगाना पड़ेगा, न्यूट्रल जेंडर लगाना पड़ेगा। मतलब इट लगाया। बताओ कोई कंफ्यूजन इसमें? कलेक्टिव, हाँ कलेक्टिव नॉन का भी एग्जांपल देखो। जैसे the team has the team has made its plan for the victory। ठीक है, तो ये बताओ मैंने क्या बोला? द टीम हैज मेड इट्स प्लान फॉर द विक्ट्री। तो टीम ने अपना प्लान बना लिया है अपनी जीत के लिए। ठीक है, तो बताओ इट्स प्लान, तो इट्स क्यों लगाया? क्योंकि टीम है। अभी बताओ, टीम में मुझे कहां से पता चल रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ठीक है, कुछ कंफर्म है क्या? अरे बोलो। हाँ, तो बोलते रहा करो। ठीक है, तो इसमें बताओ द टीम हैज मेड। अब ये जो सेंटेंस है, ये हो गया पार्ट ए, ये हो गया प्लान बी, और ये हो गया पार्ट सी। तो अभी सेंटेंस कैसा है? नो एरर। अगर मान लो यहाँ पे देयर लिखा होता तो इट्स की जगह पे, समझ जाना वही गलत होता फिर।
अभी बताओ, टीम ने जब प्लान बनाया तो सब लोगों ने मिलकर बनाया होगा, ठीक है, टीम में जितने भी मेंबर्स थे उन सब ने मिलकर प्लान बनाया होगा। तो अब टीम में तो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो फिर कैसे डिफाइन करें हम उसका जेंडर, कैसे बताएं, नहीं बता सकते। तो फिर हमने लोगों की बात नहीं की, जो टीम वर्ड दिया है उस वर्ड का जेंडर डिफाइन कर दिया कि भाई टीम है मतलब न्यूट्रल। हम इस जेंडर में नहीं पाना चाह रहे कि मेल है कि फीमेल है, सीधा बोल दो न्यूट्रल, बात खत्म। इस वजह से क्या कर दिया, वहां पे फिक्स लगाना पड़ा। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? तो बोलो क्लियर है? अभी जो कुछ पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ डाउट हो तो बता दो, जेंडर से रिलेटेड। आज आपका जेंडर ओवर हो गया, अगली क्लास में आपका हो जाएगा अपोस्ट्रोफी, अगली क्लास में अपोस्ट्रोफी ओवर हो जाएगा। नॉट ऑलवेज। देखो, जैसे मैंने कलेक्टर में पढ़ाया था कल, तो उसमें एक एग्जांपल बताया, उसमें देयर भी लिख के बताया था। मतलब मैंने ये था, अगर कहीं पे कोई भी कलेक्टिव नाउन नेगेटिविटी को बताएगा, बताया था कल, कल बताया था ना? हाँ, जब कोई भी नेगेशन होता है, नेगेटिविटी होती है, उस कंडीशन में हम इसे कैसा मान लेते हैं, प्लूरल। वो जेंडर कौन सी यूज करते हैं, कॉमन, इसलिए बोला था नॉट ऑलवेज। हुआ क्लियर? चलो एक एग्जांपल देख लो भाई, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा द jury were divided, the jury were divided in their opinion, over the decision, आई बात समझ में? इसलिए मैंने बोला था नॉट ऑलवेज। क्यों? क्योंकि वो ऊपर वाला सेंटेंस पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या यूज किया, यहाँ पर आपने यूज किया कॉमन जेंडर, समझ गए? इसको भी लिख लो, ये डिवाइडेशन को बताने लगता है। अब कोई कंफ्यूजन बचा हो आपको तो पूछिए, अदरवाइज फटाफट कुछ vocab बताते हैं, ओवर करते हैं। बोलो, कोई डाउट है क्या? नहीं है डाउट तो आगे बढ़े फिर? ठीक है, तो फटाफट कुछ vocab बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैकोफेनस? क्या मतलब होता है इसका, कैकोफेनस? हाँ, विट्रियोलिक क्या होता है? देखो जरा, विट्रियोलिक, विट्रियोलिक का मतलब भी क्या होता है, मुंडेन, मतलब होता है कैकोफेनस, ठीक है? मुंडन नहीं है, मुंडेन है, ठीक। हाँ, कैकोफेनस, कैकोफेनस मतलब क्या होता है, हार्श, ठीक है, जो सुनने में बुरा लगे। हार्श हिंदी में क्या बोलोगे, कटु, जो सुनने में बुरा लगता है, ठीक है, होता है। अच्छी बताओ, नेक्स्ट हमारे पास होता है एक, अरे तो लिख लेना, उसमें क्या, बोर्ड बोर्ड थोड़ी कहीं जा रहा है ना, मैं चला जाऊंगा बस, ऐसा। दूसरा, अच्छी बताओ, एक वर्ड होता है सोनोरस, क्या मतलब है उसका? हाँ, इसका अपोजिट सोनोरस मतलब
मेलोडियस मतलब स्वीट साउंड, स्वीट साउंड जो होता है उसको बोलते हैं, मतलब मधुर। ये हो गया मधुर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छे बताओ, एक वर्ड होता है फ्लीटिंग, क्या मतलब होता है फ्लीटिंग? क्या क्या वो नहीं, वो फ्लैटिंग होता है। हाँ, फिर बताओ जरा। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग मतलब नहीं नहीं, फ्लीटिंग ग्रुप नहीं होता। फ्लीटिंग का मतलब होता है, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ, टेम्पररी। क्या सिस्टम है, होने लगता है ना कभी कभी इसलिए। तो फ्लीटिंग टेम्पररी मतलब शॉर्ट लिव्ड। अब बीच में कुछ पूछ लेते हो तो डेटा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड मतलब इसको हम बोलते हैं अल्पायु, मतलब जो कम समय के लिए रहता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फ्लीटिंग, ठीक है। अच्छे बताओ, नेक्स्ट वर्ड होता है इटरनल। ये क्या होता है? हाँ, तो इटरनल मतलब लॉन्ग लास्टिंग, क्या हो जाएगा? लॉन्ग लास्टिंग, सीधी सी बात है, ये सिनोनिमस के अपोजिट है इसका, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। इसका अपोजिट ये है लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, जिसका कोई एंड ना हो, ठीक है, एंडलेस। एंडलेस कह सकते हो, परमानेंट कह सकते हो, ये सब क्या है इसके एंटोनिम, ठीक है। परमानेंट, ठीक है। उसके बाद में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, जो हमेशा के लिए रहता हो, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। अच्छे बताओ, एक वर्ड होता है एबॉर्जिनल, क्या मतलब इसका? एबॉर्जिनल जानते हो? एबॉर्जिनल, एबॉर्जिनल का मतलब होता है इनहैबिटेंट्स, 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 समझ रहे हो? इनहैबिटेंट्स का मतलब जानते हो? इनहैबिटेंट्स का मतलब होता है नो, जो एक ही जगह रहते हो, डोमेसाइल, ठीक है, मूल निवासी, ठीक है। इनहैबिटेंट्स कहते हैं उनको, हैबिटेंट्स नहीं, इनहैबिटेंट्स, जो हाँ जहाँ रहते हैं। ये इनहैबिटेंट्स वहाँ के लोग, जैसे वी आर इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया, वैसा है। लाइक बोलते हैं ना, हाँ ऑफ भोपाल, ऑफ भोपाल, ठीक है ऐसा। तो डोमेसाइल मतलब क्या हो जाएगा, मूल निवासी, ठीक है। तो जो मूल निवासी किसी पर्टिकुलर जगह के, उनके लिए हम लोग यूज करते हैं, ऐसे ही है ना, ठीक है। एबॉरिजिनल, इनहैबिटेंट्स या फिर डोमेसाइल, तो मल्टीपल तरीके से हम लोग इसे यूज करते हैं। सो आज के लिए ओवर करें, ठीक। और कुछ पूछना हो तो बताओ। ईगोइस्टिक, ईगोइस्टिक का प्राउड ही कह सकते हो, प्राउड ही, एरोगेंट कह सकते हो, मल्टीपल। तो ओवर करें आज का, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।